नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के 16 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का मैथ का सवाल कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 16 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट का ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया है। किसी विद्यार्थी का 6 विषयों में औसत अंक 94 है। 3 विषयों में पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक 75 से 89 हो जा रहे हैं, 82 से 90 और 80 से 88 हो गए। शेष विषयों में अंक अपरिवर्तित रहे, तो नया औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 6 विषयों का उसका औसत अंक दे रखा था। ठीक, फिर बाद में क्या हो रहा है कि 3 विषयों में उसके अंक कुछ परिवर्तन हो जा रहे हैं, मतलब 75 से 89 यानी 14 की वृद्धि हो रही है। ठीक, अब 82 से 90 मतलब 8 की वृद्धि हो रही है, और फिर तीसरे विषय में 80 से 88 मतलब यहाँ पर भी 8 की वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितने की वृद्धि हो रही है? 14 + 8 + 8, 14 + 8 + 8 कितना? 8 8 16 14 30 की हो रही है। ठीक है, अर्थात नया औसत कितना हो जाएगा? 94 + 30/6, क्योंकि ये 30 अंक की वृद्धि हो रही है, तो जब हम उसका औसत निकालेंगे तो 6 से भाग देंगे, तो 6 5 30 हो जाएगा। तो 94 + 5 कितना हो जाएगा? 99। अतः हमारा नया औसत क्या हो जाएगा? 99। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 169 मतलब 169 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, और हमें क्या दे रखा है? ट्रेन की लंबाई दे रखी है और समय दे रखा है। यहाँ से हम उसका चाल निकालेंगे, और चूँकि जो खंभा होता है और रेलगाड़ी की तुलना में बहुत उसकी लंबाई देखा जाए तो बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारी दूरी के पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1352 बटे समय 169। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 13 कम 13 0 13 चौका 52 और 13 कम 13 13 43 मतलब 104/13। फिर इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 13 कम 13 13 13 8 104। ठीक, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल हमें कितना पता चल गया? 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब क्या करें कि वही रेलगाड़ी हमारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई तो रहेगी रहेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा? कुल दूरी अपन चाल, कुल दूरी कितना हो जाएगा? 1352 + 256। ठीक है, बटे चाल कितना है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम जोड़े देते हैं। 6 2 8 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और 13 2 15 1 16 मतलब 1608/8। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 0 8 एकम 8 यानी 201 सेकेंड। इसका मतलब रेलगाड़ी द्वारा 256 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? 201 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि कर दी जाए तथा दूसरी संख्या में 5 की कमी कर दी जाए, तो अनुपात 4:2 का हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि पहले हम देखते हैं इसमें पहला रेशियो क्या था? 7:5 ना, तो 7:5। ठीक है, अब बाद में क्या हो जा रहा है हमारा? 4:2 का, 4:2 का अनुपात हो जा रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि हम पहले में 14 की वृद्धि तो +14, और दूसरे केस में क्या करें? 5 की कमी तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि इसका मतलब कि तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 4 5 20 माइनस 7 दूना 14, तो 20 - 14 कितना हो जा रहा है? 6, अंतर निकल जाएगा। उसी तरह 14 दूना 28 गुणे माइनस और 5 चौका 20, चूँकि ये माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28 + 20 कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, इस तरह से 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 सॉरी 48। तो 6 यूनिट का मान कितना हो गया? 48। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? दोनों संख्याओं का योगफल, मतलब कि हमारा दोनों संख्याओं का अनुपात क्या था? 7:5, मतलब इसका योगफल निकाला तो 7 5 12, यानी 6 यूनिट का मान 48, तो 12 यूनिट का मान इसका जस्ट डबल कर दो। 48 × 2 मतलब
96। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरह का सवाल को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करना आसान होता है। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 89 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 78 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जैसे जैसे सवाल दिया है, हमारे एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गए जिसकी दो भुजाएं समान है, आधार हमारा कितना था? 78। ठीक है, इस तरह के सवाल में हमें थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ता है कि कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है। यदि ट्रिपलेट बनता है तो हमें उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो ये चूँकि 78 था और समद्विबाहु त्रिभुज में यदि हम सिर से लंब डालते हैं तो हमेशा आधार को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो यदि ये 78 था तो ये हमारा 39 हो जाएगा। ये 89 है। ठीक है, और हमें पता है कि 39, 80 और 89 का एक ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये 39 है, ये 89 है, तो ये 80 होगा। इसका मतलब त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा? 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार कितना? 78 गुणे ऊंचाई 80। ठीक है, 2 एकम 2 और ये हमारा 40 हो जाएगा। 78 गुणे 40 0, 4 बटे 32 और 4 7 28, 3 31, मतलब 3120 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल देखते हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इसे 34 दिन में कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, तो ए और बी मतलब ए प्लस बी टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 7। ए अकेले 34 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो 17 और 34 का एलसीएम 34 हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ समय दिया है, जो हमारे यहाँ कुल काम मिला। ठीक है, तो कुल काम बटे समय करते हैं तो हमारी उसकी क्षमता आ जाती है। तो 34/17 2, 34/34 1। ए और प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है? 2। ए की 1 है। इसका मतलब बी का कितना हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे तो बी का मिल जाएगा। अतः बी की क्षमता ए प्लस बी माइनस ए, 2 माइनस 1 मतलब 1। बी की क्षमता 1 आ गई। तो कुल काम कितना है? 34। अतः बी द्वारा लिया गया समय 34/1 मतलब 34 दिन। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 34 दिन में। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक, अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को जहाँ आधी आधी दूरी की बात करें वहाँ हमने क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस को 2d 2x 2y जो भी हो मान सकते हैं। ठीक है, अब वो आधी दूरी किससे पता कर रहे हैं? चल रहा है, क्योंकि हमें पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट समय निकालना है, टोटल टाइम दे रखा है, तो आधी दूरी किससे चला है? 39 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो डी बटे 39 प्लस शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो डी बटे 45 बराबर टोटल कितना टाइम लग रहा है उसको? 14 घंटे। इस डी बटा 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1/13 प्लस 1/15 हो जाएगा। ठीक, 15 प्लस 13 कम 15 प्लस 13, 13 गुणा से हम सॉल्व कर लेंगे तो 15 प्लस 13 28/13 गुणे 15। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 28d अपन ये 3 हो जाएगा। 13 गुणे 15 बराबर 14। अब इसको हम 14 कम 14, 14 दूना 28, 2d बराबर 15 3 45 गुणे 13। ठीक, 2d बराबर 13 5 65, 13 चौका 52 6 58, यानी 585 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल दूरी हमने क्या 2d मान रखा था, उसका मान हमें पता क्या कितना निकल गया? 585 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? 16,845 रुपये है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे सस्ती क्या है इसमें? 3 5 7 में 3
जो सबसे छोटी संख्या वो सबसे सस्ती होगी। ठीक है, अब 3, 5, 7 यदि हम तीनों को टोटल करें कितना हो जाएगा? 7, 3, 10, 5, 15। ठीक है, यानी 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 15 यूनिट का औसत दे रखा है कितना? 16,845 औसत। ठीक है, चूँकि 3 यूनिट है तो इसमें 3 से और गुणा करेंगे तो हमारे एग्जैक्ट मूल्य निकल जाएगा। तो 15 यूनिट बराबर 16,845 गुणे 3। ठीक, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? 3 यूनिट का मान ही पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं कि इसमें हम 5 से भाग दे दें, तो 5 तियाँ 15। ठीक, उसी तरह 5 से इसमें भाग दे दो, 5 तियाँ 15, 1 बचेगा, 5 तियाँ 15, 3 बचेगा, 5 छक 30, 4 बचेगा, 5 9 45 गुणे ये 3, यानी 3 यूनिट का मान कितना हो रहा है? 3,369 गुणे 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 9 27, 3 छक 18, 2 20, 3 तिरका 9 2 11, 3 तिरका 9 1 10, यानी 10,107। ठीक है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना है? 10,107 रुपये। इस तरह हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 4th ऑप्शन। ठीक, आइए एक और सवाल देखते हैं। संगीता और हेमलता एक व्यवसाय में 1:3 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 2,568 रुपये है तो संगीता और हेमलता को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? ठीक है, तो संगीता और हेमलता इनका जो व्यय का अनुपात है वही उनके लाभ का अनुपात होगा, क्योंकि दोनों ने एक समान समय के लिए निवेश किया है। ठीक है, यदि उनका व्यय का अनुपात क्या है? 1:3 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4। यदि उसका लाभ का अनुपात मतलब टोटल लाभ कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 2,568 रुपये। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर 2,568। 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 दूना 8, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 642 रुपये। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संगीता और हेमलता को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? तो यदि हमारा संगीता और उसके लाभ का रेशियो कितना था? 1 और 3, तो इनका अंतर कितना है? 2। इसका मतलब हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। तो 2 गुणे 642 मतलब 1,284 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सकें। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।